राम राम सभी को। जैसा कि आपको पता है, वीडियो जो चल रही है अपनी वर्ल्ड जियोग्राफी की, उसमें 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं अपन। 2 वीडियो हो चुकी हैं। ये अपनी तीसरी वीडियो और आखिरी वीडियो। इसके बाद विश्व का भूगोल वाली जो अपन ने उठाए थे सवाल, लगभग 80 सवाल, वो सारे सॉल्व हो चुके होंगे। फिर अपन भारत का जो भूगोल है उसके बारे में कुछ सवाल देखेंगे। उसमें कितने सवाल आए हैं। विश्व के भूगोल में सवाल थोड़े कम है, 80 रह गए हैं। भारत के भूगोल में सवालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये देखिएगा। पिछला जो सवाल था उसके बाद अगली स्लाइड ये है। ये अपन वैसे सॉल्व कर पाएंगे आराम से। इसमें पूछा गया है कि कौन सा महासागर जो है विश्व में सबसे बड़ा है। हमको बड़ा भी पता है, छोटा भी पता है। और बड़ा छोटा के अलावा हमें यह भी पता है कि बड़े से उससे कम छोटा, उससे कम, ऐसे 5 महासागरों का क्रम हमें पता है। अगर आपने थोड़ा सा याद हो पिछली क्लास की जो वीडियो आपने देखी है, तो उसमें अपन यहाँ थे। इसमें अपन ने क्रम देखा था महासागरों का, है ना। तो ये क्रम खत्म हो चुका था। क्रम के बाद ये सवाल अपन ने लगा लिया था, छोटा वाला। बड़ा वाला सवाल भी लगा पाएंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है ना। और छोटा महासागर जो है वो हमें पता ही है, आर्कटिक है। चलिए, अगला जो सवाल है वो पूछा गया है कि शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे को टाइड कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। और ज्वार भाटा क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जो सागरीय जल है वो खिंचा चला आता है। तो एक दिन में 2 बार ज्वार भाटे आते हैं। सागरीय जल का आना ज्वार, और वापस जाना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। इससे लहरें तेज होती हैं और लहरें पीछे हट जाती हैं। लहरों का आना तेज ज्वार और लौटना भाटा कहलाता है। ठीक है, तो ज्वार भाटा किससे होते हैं? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होते हैं। और ये जो ज्वार भाटा एक दिन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार करके भी आपने कुछ सुना होगा पहले। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बताने की जरूरत है आपको? सच में खुद ही बताओ, है ना? है, क्यों नहीं है? सौर मंडल का बड़ा ग्रह कौन सा है? छोटा ग्रह कौन सा है? पढ़ चुके हैं। काला ग्रह कौन सा है? नीला ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह कौन सा है? पीला ग्रह कौन सा है? हरा ग्रह कौन सा है? ये भी पढ़ चुके हैं। कौन सा ग्रह जो है सूर्य के बहुत ज्यादा पास है? कौन सा ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा गर्म है? कौन सा दूर है? कौन सा गर्म है? कौन सा ठंडा है? ये सब फैक्ट अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये बृहस्पति है, जिसको जुपिटर कहते हैं। हाँ, इस पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो चक्रवात है, और चक्रवात का नाम उसने दिया है टाइफून के नाम से जाना जाता है। अब आपने सागर पढ़े हैं, क्योंकि ये CHSL का सवाल भी है। और ये एक हरियाणा का था, TET करके कुछ एग्जाम होता है, उसका भी है। इसमें क्या पूछा गया था कि कौन से सागर में है, महासागर में कौन से में, और इसमें देश पूछ लिया गया है। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। देखिएगा, टाइफून जो चक्रवात है, ये आपने अगर पृथ्वी समझें आप इसको, तो पृथ्वी में इस एरिया में प्रशांत महासागर है ना। यहाँ आपका जापान वगैरह ये सारे देश आपने देखे होंगे। तो प्रशांत महासागर का ये जो इलाका है, पश्चिमी इलाका, प्रशांत महासागर का कौन सा इलाका? पश्चिमी, वेस्टर्न। और पश्चिमी में ऊपर की ओर, तो ऊपर लगेगा उत्तर और इस साइड लगेगा पश्चिम। तो दिशा पड़ गई आपकी उत्तर पश्चिम। कौन सी? उत्तर पश्चिम। और महासागर लगा प्रशांत। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर जो है उसमें एक चक्रवात। अब चक्रवात क्या होते हैं सर? ये भी बात सही है। आपने बवंडर सुना होगा। आपने गांव वगैरह में हैं आप लोग, तो ये हवासी बवंडर बना लेती है ना। इसमें फिर वो कचरा अचरा उड़ जाता है, ये भी सुना होगा। ऐसे ही पानी में है, जब गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो ये भी आपस में एक बवंडर सा क्रिएट कर लेती है। समुद्री तूफान को चक्रवात के नाम से जानते हैं। सब खत्म कर दो, टेंशन ही खत्म। समुद्री तूफान क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। और जापान चीन के जो इलाके हैं, फिलीपींस, जापान, चीन, ताइवान, इन इलाकों में जो तूफान उत्पन्न होता है उसको टाइफून कहते हैं। अब एक देश इसमें जापान दे दिया है, ये देखिएगा, ये रहा। हमने मान लिया, जैसे एक चक्रवात आपने सुना होगा बिलीबिली, ये रहा बिलीबिली चक्रवात जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास सागर कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। ऐसे ही ये देखिएगा। तो
चीन के आसपास कौन सा आता है? टाइफून आता है। अब चीन ऑप्शन में है नहीं, तो जापान के आसपास देखो, जापान ऑप्शन में है, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन लग गया ही। जापान चीन दोनों नहीं होते तो सर वो फिलीपींस देता, फिलीपींस नहीं होता तो ताइवान देता। चीन बोलता है कि ताइवान उसी के कब्जे में है, लेकिन आपसे पूछ ले कि ताइवान में क्या बोलते हैं, चीन में क्या बोलते हैं, फिलीपींस में क्या बोलते हैं, जापान में क्या बोलते हैं, या क्या पूछेगा सर? या पूछेगा ये जो टाइफून है वो किस महासागर से संबंधित है? उत्तरी प्रशांत से, दक्षिणी प्रशांत से, पूर्वी प्रशांत से, या उत्तर पश्चिमी प्रशांत से? तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत से है, ये सवाल था उसका। तो ये दिशाओं वाला सवाल, ठीक है, होशियार हो रहे हैं आप लोग। आगे, निम्न में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है? आप बस ये सवाल गलत मत कर दीजिएगा। ये मैं कुछ ही देर पहले आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रह, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और बताया मैंने, शुक्र और अरुण, शुक्र मतलब वीनस और अरुण ग्रह जो है, इन दोनों ग्रहों के अन्य ग्रहों के विपरीत घूमने का जो है वो सीन बना है। कहने का मतलब आप समझ गए ना, अरुण और शुक्र ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। और हमें यह भी पता है कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन शुक्र और अरुण कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो अन्य ग्रहों के कैसे हो गए? विपरीत हो गए। इसमें या तो आप शुक्र देखो या अरुण देखो, क्या मिला? शुक्र मिला। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसको आप कहते हैं वीनस। ऐसे एक नदी भी है जो अन्य नदियों के विपरीत जाती, उल्टी बहने वाली नदी, नाम आता है नर्मदा। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी ये आता है तापी या ताप्ती नदी, है ना, मध्य प्रदेश में बहती है दोनों नदियां। अगला सवाल, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बस समझ गए सर अपन, क्या समझे? चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टान, चूना पत्थर ही बदल जाता है कौन सी चट्टानों में? कायांतरित चट्टानों में। चूना पत्थर को क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। तो ये कहां गया अवसादी? ये रहा सर अवसादी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन से ग्रह का घूर्णन काल सबसे कम है? अच्छा, जरूरी नहीं है सबसे कम भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसका है। इससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, दो चीजें यहां समझते हैं। सूर्य जो है ये रहा, सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों कौन चक्कर लगा रही है? पृथ्वी। और पृथ्वी की क्या कंडीशन है सर? पृथ्वी कंडीशन ये है कि एक तो पृथ्वी खुद के चारों ओर भी घूम रही है, किसके चारों ओर? खुद के चारों ओर। और किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं बेसिकली, पृथ्वी के मोशन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी गतियां कितनी हैं? दो। पृथ्वी की जो पहली गति है उसको कहते हैं परिक्रमण। कौन सी गति? परिक्रमण गति, ठीक है। और दूसरी जो गति है पृथ्वी की उसको कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन का दूसरा नाम भी है परिभ्रमण। घूर्णन का दूसरा नाम क्या है? परिभ्रमण। दोनों के बारे में सुन लीजिएगा। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी घूर्णन गति का मतलब इस प्रकार से पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? खुद के चारों ओर जो घूम रही है अपने ही अक्ष पर, जिस समय या जिसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की घूर्णन गति है, ये क्या है? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन गति कहलाता है, और इसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है। और पृथ्वी की इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात की घटना होती है। काय की घटना होती है? दिन रात की। चूंकि ये गति एक दिन में होती है, इसलिए घूर्णन गति को दैनिक गति, डेली मोशन, दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर है सर? ठीक है। दूसरा क्या है? परिक्रमण। इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, इसको कहते हैं रोटेशन। परिक्रमण क्या है सर? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर, और इसको पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं, ठीक है। इसलिए परिक्रमण को वार्षिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति के कारण दिन रात की घटना होती है, और वार्षिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसम संबंधी गतिविधियां कौन सी गति के कारण होती हैं? परिक्रमण के कारण। इसको कौन सी गति कहते हैं? वार्षिक, क्योंकि एक वर्ष में होती है। बात समझ गए? ये क्यों समझा अपन ने? ये इसलिए समझा, इससे हमें पता रहेगा
कि घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है, इससे वो पूछ लेता है। जैसे बुध सूर्य के चारों ओर घूमता है 88 दिन में। बुध कितने दिन में घूमता है? 88 दिन में। ये चार्ट इसीलिए है यहाँ पे, ये देखो आप, अब इसकी वैल्यू समझ में आएगी। निम्न में से कौन से ग्रह का घूर्णन काल सबसे कम है? तो कल को घूर्णन की जगह ऐसे भी पूछ सकता है कि परिक्रमण काल सबसे कम किसका है, बिल्कुल पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि घूर्णन काल सबसे ज्यादा किसका है, और ऐसा भी पूछ सकता है कि परिक्रमण काल सबसे ज्यादा किसका है। तो इस साइड घूर्णन और इस साइड परिक्रमण, मतलब रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों ने। रोटेशन का मतलब हो गया घूर्णन काल जो खुद के चारों ओर घूमे, और रेवोल्यूशन का मतलब हो गया सर परिक्रमण काल। परिक्रमण का मतलब जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब आइए देखियो, देखो देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हो गए आपके सारे ग्रह। अब बुध ग्रह जो है, जिसको मरकरी कह रहे हैं, इसका जो घूर्णन काल है वो 58 दिन का है। कितने दिन का नहीं दिख रहा हो तो 58। और इसका जो रेवोल्यूशन है वो 88 का है। अब आपसे पूछ ले वो बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, बुध ग्रह का घूर्णन काल कितना है ना? सरल सा सवाल बन गया, लेकिन अपने लिए कठिन है जिनने नहीं पढ़ा। अभी इसने पूछा है सर बृहस्पति का। किसका पूछा है? बृहस्पति का। कैसे? क्योंकि हमें ये देखना है कि इसका 58 है, इसका लिखा है 243, इसका लिखा है 243 दिन, इसका क्या लिखा है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, अपने चारों ओर घूम जाती है। मार्स का है 24 घंटे। कितने घंटे? 24। ये बृहस्पति का है 9.9। कितने घंटे? 9.9। और शनि का है 10.7। अब इसमें से पूछा क्या उसने? ये वाला। और इसका है 17, इसका है 16। अब खुद ही देख लो, ये चार्ट याद किए बिना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। और ये सवाल एक बार नहीं आया है, CHSL 2020 और MTS में आपका पूछा गया 14/6/2023 को। ठीक है, अब ये देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या देखना है? इसमें ये देखना है कि सबसे कम किसका है। तो सबसे कम घूर्णन काल जो है वो किस ग्रह का है? भैया सबसे कम है बृहस्पति का। केवल कितने घंटे हैं? 9.9 घंटे। अब अगर अपन को घूर्णन काल पूछा गया है तो हो सके वो परिक्रमण काल भी पूछ ले। परिक्रमण काल सबका देख लीजिएगा, इसका है 88 दिन। बुध का परिक्रमण काल सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किसका है? ये भैया 224, 365 ऐसे साल देखिएगा। जो सबसे ज्यादा दूर है 163 साल, 163 साल। और ये किसका है? नेपच्यून का, जिसको कहते हैं वरुण। तो वरुण ग्रह का परिक्रमण काल सबसे ज्यादा है और बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है। ऐसे घूर्णन काल सबसे कम किसका है? बृहस्पति का। और घूर्णन काल सबसे ज्यादा किसका है? ऐसा पूछ लिया तो खुद ही देख लो, ये 16 घंटे है, 17 घंटे है, 10 घंटे है, 9.9 है। और यहाँ देखेंगे तो ये निकल आया 243 दिन। मतलब शुक्र ग्रह का घूर्णन काल सबसे ज्यादा है। 4 सवाल बन गए। थोड़ा सा क्या हो रहा है, मिक्स हो रही हैं चीजें। थोड़ा सा क्या करते हैं, सरल में बनाने 4 सवाल। 4 सवाल में इस साइड रहे घूर्णन का मतलब क्या हुआ सर? खुद के चारों ओर घूमना। खुद के चारों ओर घूमने में कौन सा काल लगा? घूर्णन काल सबसे ज्यादा पूछा जाए तो किसका लगाएंगे आप? शुक्र का लगाएंगे। सबसे ज्यादा कौन से ग्रह का? शुक्र का। और सबसे कम पूछा जाए घूर्णन काल तो सबसे कम लगाएंगे सर किसका? बृहस्पति का, जुपिटर का। बृहस्पति का कितना है? 9.9 आवर। और इसका कितना है? 243 डेज। 2 सवाल बने। ठीक है, इससे अगला कैसे बनेगा सर? अगला बनेगा इससे, ये देखिएगा। अब घूर्णन काल की जगह आपसे क्या पूछ सकता है? परिक्रमण काल। कौन सा काल? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल ज्यादा किसका है, कम किसका है? परिक्रमण काल आपसे पूछा जाए ज्यादा, क्या पूछा जाए? ज्यादा परिक्रमण काल किसका है? ज्यादा में देखेंगे हम, निकल के आता है वरुण, जिसको कहते हैं नेपच्यून। परिक्रमण काल सबसे ज्यादा
वरुण का, और कितने साल का है, लगभग 163 साल की 1 साल होती है यहाँ पे। और दूसरा सबसे कम भी पूछ सकता है, सबसे कम परिक्रमण काल आपसे पूछा जाए तो यहाँ देखिएगा सबसे कम निकल के आता है बुध का। ये बुध वाली मैंने देखी है, 1-2 बार ओटी पूछी गई है। तो बुध कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बात क्लियर है सर? 4 ओटी। घूर्णन काल सबसे कम किसका है, ज्यादा किसका है, परिक्रमण काल सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है। इससे सरल ना हो पाएगा दादा में से। आगे, झूम खेती या घुमंतु खेती को किस और नाम से जाना जाता है? ये सर आपको पता है, आप भी परेशान है इस वाली ओटी से। झूम खेती, घुमंतु खेती या स्थानांतरित खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कर्तन दहन खेती, ऐसे करके कई सारे नाम आते हैं इसके। रोपण के, अच्छा चारों के बारे में बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रहेगा। रोपण खेती कौन सी है? ऐसी खेती जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था रबर, कपास, कॉफी, इसको कौन सी खेती कहते हैं? रोपण या प्लांटेशन कहते हैं। दूसरा विस्तीकरण खेती, यह क्या होती है सर? विस्तीकरण खेती होती है कि जमीन ज्यादा है, जमीन ज्यादा है, उस जमीन पर उपजाऊ क्षमता कम हो या मजदूर कम हो, श्रम वगैरह कम हो, मतलब ज्यादा जमीन पर आप प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं, उसको कौन सी कह रहे हैं? विस्तीकरण खेती। कर्तन दहन, कर्तन दहन तो आपको पता है झूम खेती का ही नाम है। झूम खेती क्या होती है आप जानते हैं सर? ऐसी खेती जो पहले खेती कर ली गई पेड़ पौधे काट कूट के, उसके बाद वो जमीन चेंज कर दी गई। जमीन चेंज क्यों की गई है? क्योंकि उस खेती में वापस से अगर उपजाऊ क्षमता लानी है तो खाद वगैरह डालना है, और आदिवासी वगैरह ये झूमिंग खेती ज्यादा करते हैं, वो जगह को चेंज कर देते हैं क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती। मिश्रित खेती तो आपको पता ही है सर क्या होती है। कृषि के साथ साथ आपको पता है कि आप पशुपालन वगैरह भी कर रहे हैं, तो उसको कौन सी खेती कह देते हैं? मिश्रित खेती कह देते हैं। एक निर्वाह खेती और होती है, निर्वाह। निर्वाह खेती का क्या है कि किसान अपने जीवन यापन के लिए, परिवार को पालने के लिए जो खेती करता है, बेसिकली इसको निर्वाह खेती के नाम से जानते हैं, है ना। ये सवाल पूछे जाते हैं बार बार, तो मैंने ये सारे आपको बता दिए हैं। और अगर फिर से याद नहीं हो पाए, वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद बैक जाइए, बैक जाने के बाद उनको वापस से सुनने के बाद फिर से लिखिएगा, ठीक है, याद हो जाए। इसका ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। ये झूम खेती के कुछ नाम है, ये बार बार परेशान कर रहे थे। इसमें एक नाम आपके में ये पूछा गया था कि वेनेजुएला में झूमिंग खेती को किस नाम से जानते हैं? कोनिको के नाम से जानते हैं। तो मैंने ये डाल दिया है इसमें, जिससे समस्या ना आए आप लोगों को कोई चीज पढ़ने में। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, अब ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है, ये लो। तो स्थानांतरित कृषि या झूमिंग खेती के नाम है, उपनाम। जैसे रे, रे उसको कहाँ कहते हैं? वियतनाम में कहते हैं, है ना। तावी, तावी करके है मेडागास्कार, और किसी ने मेडागास्कार नहीं सुना है तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व की ओर आप देखें एक द्वीप मिलेगा मेडागास्कार, उसमें मेडागास्कार में जो झूमिंग खेती है उसको क्या नाम देते हैं? उसको देते हैं तावी, रट लीजिएगा बुरी तरह से। मसोले, कोंगो, अफ्रीका का देश है कोंगो, उस कोंगो में झूमिंग खेती है, उसको कहते हैं मसोले। कोनको ये आई है एमटीएस में 2023 में, आप गूगल करिएगा वेनेजुएला में झूमिंग खेती को किस नाम से जानते हैं, या कोनिको किस देश में है, ऐसे करके डालिएगा, टेक्स्ट बुक वगैरह पे ये ओटी शिफ्ट वाई आ जाएगी कब आई है। अगला रोका, रोका एक शादी वगैरह में भी होता है, सगाई अगाई को कहते हैं। और यहाँ एक रोका है ब्राजील में, ब्राजील में झूमिंग खेती को रोका के नाम से जानते हैं, ठीक है। लदांग, जावा इंडोनेशिया में, ये भी मैंने पेपर में देखी एक आध दो में। लदांग जो है जावा और इंडोनेशिया में जो खेती है उसको कहते हैं, ये पिक्सल अगर ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। है तमराई, थाईलैंड में जो झूमिंग खेती है उसको तमराई के नाम से जाना जाता है। ये कुछ विश्व के निकनेम हो गए। इसके बाद ये कुछ आपको दिए गए हैं अपने भारत में, कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में उसको झूम कहते हैं, क्या कहते हैं? झूम। मध्य प्रदेश में बेवार और दाहिया के नाम से जानते हैं। दीपा,
ये जो बस्तर जिला है ये छत्तीसगढ़ में चला गया है। दीपा के नाम से जानते हैं। जरा और एरका ये दक्षिणी राज्य जो है यहाँ पे उगाई जाती है। बत्रा, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झूमिंग खेती को कह रहे हैं। पोंडू ये आई है पेपर में। जितनी ज्यादा हो ओटी लगाइए आप, जीके को अच्छा करने का एक ही सॉल्यूशन है। कोई भी टीचर कोई कुछ भी कर ले, गिर पड़े सर, पृथ्वी घूमना रुक जाए, कोई भी नहीं बना आज तक जो ऐसे आपको बोल दे कि मैं जीके को बूस्ट कर दूं, ये कर दूं, कुछ नहीं होता। आप लोग अपने पहले टॉपिक क्लियर करें, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब टॉपिक वाइज। जियोग्राफी का हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। ज्यादातर लोगों की मिडाइवल अच्छी होती है, एंशियंट और मॉडर्न बिगड़ी होती है ना। मॉडर्न में आपसे सवाल पूछ लेता है कि 1929 का अधिवेशन कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, पहली बार राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में गाया गया, ये अधिवेशन कहाँ पे होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये रहीमतुल्लाह सयानी करके। तो आपसे वो पूछ लेता है कुछ भी, है ना। तारीखों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और कौन से राजवंश के संस्थापक कौन है ये भी पढ़िएगा। और थोड़ा कोशिश करिएगा कि अगर कोई राजा का नाम है तो उसके बारे में एक दो पॉइंट जान लीजिएगा, क्योंकि अब सवाल थोड़े से आने लगे हैं, प्रशासन से भी आने लगे हैं, उसके थोड़े डिटेल से भी आने लगे हैं। जैसे अभी एक सवाल बना था, मैंने शायद उसमें डाला है वीडियो में, कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर किसने अधिकार किया था, ये समुद्रगुप्त ने किया था। और जब आप समुद्रगुप्त की उपलब्धियां पढ़ते हैं तब उसमें ये आता है। हालांकि मेंस का है, लेकिन ये देखो वनडे एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटेल मांग रहा है पेपर। अब तैयार रहिए, खुद को तैयार करिएगा, पेपर में गलत नहीं होंगे। और अच्छी चीज, जितनी ज्यादा हो ओटी लगाएंगे, ओटी लगाने से रिवीजन भी होगा, नई नई ओटियां भी मिलेंगी, इसी से आपका जो जीके है वो सुधर पाएगा। इसके अलावा कोई दवाई बनी ही नहीं है जो आपको सही कर पाए। फिर कुमारी, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट में है, और कमन, बींगा, धावी ऐसे करके ये जो है ये उड़ीसा में है। ऐसे करके आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले रखें तो अच्छी बात है। और ये सेम है, हिंदी इंग्लिश में है, इसको आप में एक आध एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसको लिख लीजिएगा। जैसे हिमालयी बेल्ट में खी करके एक नाम है, खी झूमिंग खेती का। कुरुवा, कुरुवा करके झारखंड में झूमिंग खेती है, ये चर्चा में रहा था। झारखंड किससे अलग हुआ है, बिहार से ना। अच्छा, एक सवाल और देखा था मैंने, शायद त्रिपुरा की स्थापना पूछी थी, ये मेरे को याद नहीं आ रहा सर, CHS में देखा था या MTS में देखा जरूर था। तो उसमें राज्यों की स्थापना पूछी जाती है, 1972 में किसकी स्थापना हुई या इसकी स्थापना। तो आप लोग अगर SSC पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरी है, इसमें आपको फिर एक काम करना है, कौन से राज्य की स्थापना कब हुई है ये पढ़ के रखिएगा, तैयार रखिएगा खुद को, जब पेपर आए तो सीधा आग लगाना है वहां जाके। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां पर बाघ और शेर, ये तो अपना भारत ही है, बाघ और शेर जो है भारत में पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र देश यही है। और इसकी राजधानी तो आपको पता ही, चलो बात करते हैं। भारत की राजधानी क्या है, ये तो नहीं पता सर मेरे को, कठिन कठिन हो गया ना ज्यादा। दिल्ली है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जो घोषणा हुई थी वो किस में हुई थी, अब आया ना कठिन, बोलो बोलो। और तीसरे दिल्ली दरबार में, कौन से दिल्ली दरबार में, तीसरे दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। और ये दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कब किया गया था, बनाई गई 1912 में। अगला, दिल्ली की स्थापना किसने करी थी, अनंगपाल सिंह तोमर, तोमर वंश के ने। इससे छीन किसने ली थी, विग्रहपाल फोर्थ, ये थे चौहान वंश के, इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया था। ऑफिशियली कब राजधानी बन गई थी ये सब, और उसके बाद कौन से संशोधन में ये राजधानी बनाएगी, ये आपके लिए ये मैं लिखना चाह रहा था, मैं रुक गया, मैं कुछ तो पूछ लूं। दिल्ली को भारत की राजधानी कौन से संविधान संशोधन से घोषित किया गया था, ये आप कमेंट में लिखिएगा, जिसका भी उत्तर सही होगा मैं लाइक कर दूंगा उसको। आगे ठीक है, भारत में दिल्ली से पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, ठीक है। और इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, एकमात्र शहर है जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। क्यों बना था ये पढ़ के रखिएगा। चल, और आपको भी परेशान कर लूं मैं।
किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायुमंडल की प्रतिदिन ऐसा कुछ मिल जाए, मौसम लगा के आगे बढ़ जाओ, आपको पता है मौसम और जलवायु क्या होती है। ठीक है। अच्छा, मौसम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है या किस भाषा से हुई है, ऐसा पूछे तो अरबी। मीनल, फिर से वही प्रीतम मीना, अब मीनल आ गई। तो मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था। देख लन दो, हम थोड़ी ना रोक पाएंगे, वो वंडर ऑफ साइंस के ऊपर लिखे, शनि के ऊपर लिखे, मन है उसका, लिख रही है, पढ़ तो रही है कम से कम। निम्न में से वह चंद्रमा कौन सा है। अब आपसे पूछा गया सीधी सी भाषा में, शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, ऐसा भी पूछ सकते हैं लेकिन डराना है ना। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछे, सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा या कौन है, गैनीमीड, और ये है बृहस्पति का। शनि का पूछे सबसे बड़ा, तो टाइटन है जिसकी घड़ी बनती है, इस कंपनी की बनती है, इस उपग्रह की नहीं बनती है। हाँ कुछ भी है, आप तो कुछ भी उगल दो, उसमें क्या है। महासागर की औसत लवणता भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। ये सवाल थोड़ा परेशान करने वाला है आता है, ये आरपीएससी 2015, एमटीएस 19/6/2023 दो बार पूछा गया है ना। एक कठिन कुछ नहीं है सर, आप बस पढ़ के नहीं गए इसलिए वो कठिन लगा है। देखो, सामान्य रूप से खुले महासागरों की जो लवणता है वो 32 से 37 के बीच में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध के जो महासागर हैं उनकी है 34, और जो दक्षिणी गोलार्ध के हैं उनकी है 35। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध आप जानते ही हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो नॉर्मल जो कहानी है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी हो, 34 या 35 का रेशियो है। इसमें देख लो 34-35 का मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। क्या, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन, चारा की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए, समझ जाइए सर। भोजन के साथ साथ पशुपालन हो रहा है, तो कौन सी खेती है, मिश्रित खेती है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा कुछ खेती के और प्रकार हैं। देखो, मिश्रित खेती क्या है कि जहां पर खेती का उपयोग भोजन के लिए और चारे के लिए किया जा रहा है, पशुधन के लिए, पशुपालन के लिए, तो उसको मिश्रित खेती कह रहे हैं। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग इस प्रकार की, एक प्रकार की खेती है जो दूध और दूध के उत्पादों के ऊपर है। ठीक है। आगे सीधी भाषा में अगर वो आपसे पूछे बकरी भेड़ों का पालन कौन सी खेती के अंतर्गत आता है, तो वो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आता है। वृक्षारोपण खेती कौन सी होती है, ऐसी खेती जिसमें एक ही फसल की बड़े पैमाने पर खेती होती है, एक ही फसल की बड़े पैमाने पर खेती, ठीक है, किसी की भी हो, उसको क्या कहते हैं, वृक्षारोपण खेती या रोपण खेती। और रोपण आपने अभी अभी पढ़ा था, कॉफी, रबर, ये सब। और इसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए, उष्ण कटिबंधीय, मतलब गर्मी वाला क्षेत्र चाहिए। व्यवसायिक खेती, व्यवसायिक मतलब व्यापार वाली, ऐसी खेती जिसका लक्ष्य क्या है, बाजार में बिक्री, बस समझ जाओ, खत्म होगी कहानी यही। बाजार में बिक्री के लिए जिसका उपयोग होता हो उसको कहते हैं कौन सी खेती, वाणिज्यिक। इसमें फसलें आ जाती है आपकी नगदी फसलें, और आप लोग पढ़े हैं रबी, खरीफ, नगदी वगैरह वगैरह, नहीं पढ़े हैं तो बताएंगे सर, भारत के भूगोल में आ जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यह यूपीएससी मेंस का सवाल है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा, मतलब सरल सवाल है इसलिए बताया। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है। छोटा भी पता है सर, बुध है, बड़ा भी पता है सर, बृहस्पति है, पास भी पता है सर, बुध है, दूर भी पता है सर कि हमें वरुण है, ऐसे करके मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग याद करिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल ये खत्म होता है सर, मतलब विश्व के भूगोल के जो सवाल एमटीएस और जीडी में आए थे 2023 में वो कवर हो चुके हैं। इसके बाद सीएचएस वगैरह पे बात करेंगे, लेकिन अब मैं भारत के भूगोल का जो है वो स्लाइड बनवाऊंगा, बन रही है, बन चुकी है, एक आध दो दिन में उसकी भी वीडियो आने वाली है। तो भारत का जो भूगोल है उसमें कैसे सवाल बने हैं, दिशाओं से कैसे बने हैं, राज्यों से कैसे बने हैं, निम्न में से सिक्किम की सीमा किससे लगी है, या
म्यांमार की सीमा से कौन सा राज्य नहीं लगा है? 4 ऑप्शन आप दे देगा। तो दिशाओं के सवाल उसमें बने हैं। भारत के भूगोल को मैपिंग के साथ आप पढ़ते जाएंगे। जिसने बेसिक नहीं पढ़ा है उसके लिए भी वो काम की रहेंगी, और जिनने पढ़ लिया है उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा उस बात से। ठीक है, बाकी इन वीडियो को देखिएगा, बताइएगा क्या ठीक लगा क्या सही नहीं लगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।